डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग पढ़ा था और जनरल टेक्निकल टर्म्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था। लीगेंड्स क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ विल गो फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, देखिएगा, now we are going for bonding in complex compound or coordination compound। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉलोइंग थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड। ये कुछ थ्योरी जो प्रपोज की हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट इज अगेन गिवन बाय लाइनस पाउलिंग। Linus Pauling has given valence bond theory। सेकेंड थ्योरी जो इसके रिगार्डिंग है फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग, सेकेंड इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मीनिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दूसरी थ्योरी है। It is given by H. Breathy and Van Vleck। Given by H. Breathy and Van Vleck। और थर्ड थ्योरी जो दी गई है इसके रिगार्डिंग, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी प्रपोज की हैं। मोस्ट एडवांस थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब इन थ्योरी की दो बातें हम लोग कर लेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही हम लोग कभी कभी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम लोग बोल देते हैं सिंपल CFT, सिंपल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और दूसरा हम लोग बोलते हैं एडवांस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एडवांस और एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी को कभी कभी बोलते हैं LFT, लीगेंड फील्ड थ्योरी। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट, लीगेंड फील्ड थ्योरी। तो इन्हीं लोगों ने, वैन व्लैक, एच ब्रीथी ने ही इसको एडवांस किया था, लेकिन फिर भी जाके कई सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फाइनल थ्योरी इज गिवन बाय, फाइनल थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बारी बारी से हम इन थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं, VBT एंड CFT। तो देखें इसे, VBT एंड CFT। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, वो जो ध्यान से देख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर इससे हम लोग क्वेश्चंस बना लेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड इज कोऑर्डिनेट। तो अगर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगी तो जाहिर सी बात है मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, वैकेंट हाइब्रिड, और लीगेंड के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर, जो तो होता ही होता है। तो यहां पर तो पहली बात तो ये बॉन्ड होनी चाहिए मेटल और लीगेंड्स के बीच में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वैकेंट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल hybridizes
hybridizes and generates vacant hybrid orbital and ligand donates its lone pair in these vacant hybrid ऑर्बिटल्स। इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा और मेटल के पास क्या आएगा, मान लो ये आपके पास मेटल है, इसको यहीं दिखा देते हैं, तो मेटल के पास क्या आएगा, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी हो ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और लिगेंड के पास क्या रहेगा, लोन पेयर। लोन पेयर भी जनरली कहाँ रहता है, लाइक इन फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जनरली फील्ड, कभी कभी नहीं भी रहता है। और इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि क्या क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि n-1d भी यूज होता है, ns भी यूज होता है, nd ऑर्बिटल भी यूज होते हैं। दीज आर प्योर, ये हैं अपने क्या, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, और यही हाइब्रिडाइज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका। तो डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो S और P मिलके क्या जनरेट करेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दोनों sp कैसे मेटल के चारों अरेंज करेंगे, दे विल अरेंज लाइक लीनियर, और लिगेंड इस तरह से डोनेट करेंगी, एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे 2sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे क्या आएंगे, 3sp2। अब बार बार क्या लिखें, ये मेटल आ जाएगा और मेटल के चारों ओर जो है इस तरह से 3 वैकेंट ऑर्बिटल, और इसमें लिगेंड डोनेट होगा, एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कह लेंगे। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो ऑप्शंस आते हैं। तो ऑप्शन देखो क्या क्या एक साथ लिख देते हैं, या तो 4d3s, जिसमें d, या इसको ऐसे डिटेल में लिखेंगे, n-1 dxy, n-1 dyz प्लस n-1 dzx एंड ns। ये ऑर्बिटल n-1 मीन्स यहां से पेनल्टी मेड डी शेल से ये हाइब्रिडाइज करेंगे, एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी 4 में है 4dsp2, तो यहाँ जो d यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, n-1 का dx² - y², फिर ns, फिर npx, npy, तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 ऑप्शन आ गए, टेट्राहेड्रल और एक क्या, स्क्वायर प्लेनर। और देखिएगा, और दूसरा एक और ऑप्शन 4 पे 4sp3, तो ये ns, npx, npy, npz, और इससे भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हो गया, तो भी देखिएगा 2 पॉसिबिलिटीज हैं, sp3d होगा dz², या dz² sp3। जब d पहले लिखेंगे तो पेनल्टी मेड, दोनों से ही ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, दोनों से ही ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और अगर ये हो गया, एक और पॉसिबिलिटी देखिएगा, sp3 dx² - y², या dx² - y² sp3,
दोनों से ही एक ज्योमेट्री आती है जिसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, या बोल देते हैं टेट्रागोनल पिरामिडल, ये ज्योमेट्रीज हैं। फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी यहीं दिखा देते हैं। फिर यहां पे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो दो ही पॉसिबिलिटी है यहां पर भी, देखिएगा sp3 6 sp3 d2, या इसी को लिख देते हैं sp3 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, फिर dz स्क्वायर sp3 dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर sp, दीज आर द ऑर्बिटल, दोनों से एक ही ज्योमेट्री, दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, और वी कॉल्ड दिस एज ऑक्टाहेड्रल। तो ये पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, इन्हीं में से अपन यूज करेंगे, यानी पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ही देखना है, ठीक है। तो फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग लीगेंड्स है। ये लीगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड को कभी बोलते हैं लो स्पिन लीगेंड, और वीक फील्ड लीगेंड को बोलते हैं हाई स्पिन लीगेंड। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जनरली causes pairing and tends to form inner d orbital complex। inner d orbital मतलब n-1d involving in hybridization। और हाई स्पिन लीगेंड की अगर बात करें तो generally does not causes pairing and tends to form outer d orbital complex, generally tends to form outer d orbital complex, causes pairing and tends to form inner d orbital, does not causes pairing and tends to form outer d orbital complex। तो इन्होंने ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर लिया। फिर ये क्या बोलते हैं, फिर ये क्या बोलते हैं, देखिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर है जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम, कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड है हैलोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, इस तरह से ये डोनर एटम्स होते हैं। ये पहचान करने का तरीका है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से इन्होंने लिगेंड्स को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, और यही कॉन्सेप्ट ये देखो बार बार यूज कर रहे हैं। किस तरह से, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि लिगेंड को क्लासिफाई कर लिया। कार्बन नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, हैलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर आर वीक फील्ड लिगेंड। फिर इनका क्या कहना है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो व्हाट वी हैव हाइब्रिडाइजेशन ओनली sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो लीगेंड का कोई मतलब नहीं, जनरली sp2। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो व्हाट वी हैव ऑप्शन sp3 d3s एंड dsp2। ये ऑप्शन अपने पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे।
तो sp3 तो जनरली है ही है, इसमें कोई इनर डी का यूज नहीं है, बट यहाँ पे इनर डी का यूज है. सो दिस इज विद व्हाट, जनरली वीक फील्ड लिगेंड, एंड दिस इज जनरली विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. D3S हाइब्रिडाइजेशन तब यूज करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल जो होगा, इन्वॉल्व मेटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू +5 हो, तब जनरली हाइब्रिडाइजेशन टेंड्स टू व्हाट, D3S. या स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड ऐसे समझ सकते हो. स्ट्रॉन्ग फील्ड मान लो मेटल है, ये लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मेटल, इट विल कम क्लोज, सो इट हैज ए अपॉर्चुनिटी टू यूज इनर डी. वीक फील्ड लीगेंड इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेटल, सो इट इज फॉर अवे, so it tends to use outer D or vital, no inner D use. बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो गई, इसलिए कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड. तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली मोर स्टेबल बिकॉज लीगेंड गोज मोर क्लोज. तो ये है, ध्यान रखिएगा. अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड तो हमने मेटल के रिस्पेक्ट में बोल दिया, लीगेंड के फ्रेम में बोल दिया कि लीगेंड वीकली अट्रैक्टेड है या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है. स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड है वीक फील्ड. लेकिन कभी कभी क्या करेगा, मेटल ही खींच ले, लीगेंड कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू +5 होगा तो मेटल की अट्रैक्शन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो किसी भी लीगेंड को घसीट के अपने क्लोज ले आएगा, और इतना क्लोज ले आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, इट गिव्स दी परमिशन फॉर यूज ऑफ 3 इनर डी ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन D3S हाइब्रिडाइजेशन. तो ये दोनों बात तो लीगेंड के फ्रेम में, ये बात मेटल के फ्रेम में. कुल मिला के व्हाट मैटर इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लीगेंड, चाहे ये अट्रैक्ट होके आए और चाहे ये अट्रैक्ट करे. ओके, तो नाउ वी हैव दिस, जैसा आप लोग पता ही है. नाउ एक बात और अपने को ध्यान रखना है, 6th पॉइंट देखें. अगर देखें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर अपने पास है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक बात ध्यान रखिएगा, D0 से D3 अगर कन्फिगुरेशन है मेटल का, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 ऑलवेज. इसका मतलब यहां पे अपने को लीगेंड्स के बारे में कुछ नहीं सोचना. और अगर D8 से D10 कन्फिगुरेशन है मेटल का, द हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2 independent from the nature of ligand. इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ लीगेंड. तो ये ध्यान रखिएगा. और एक बात ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और कोबाल्ट +3 आयन हो, तो उस केस में हैलाइड आयन आर ओनली वीक फील्ड लिगेंड, रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. यानी ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है. यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली मैटर्स फ्रॉम D4 टू D7 तक ही मैटर करेगा. और एक बात और ध्यान रखना है, 7th पॉइंट, फॉर ट्रांजिशन मेटल belonging to second and third transition series, all ligands are strong field ligand. यानी strong field weak field वाली कहानी सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए है. सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन के लिए हर लिगेंड कैसी है, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, भले वो वीक फील्ड हो. स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो और स्ट्रॉन्गर, और वीक फील्ड है तो भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये कोबाल्ट +3 स्टेट कोबाल्ट +2 के लिए नहीं है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. तो D0 से D3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज, और D8 से D10 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. डन. नाउ दिस इज 7th पॉइंट. नेक्स्ट वी हैव 8th पॉइंट. देखें, सॉरी, नेक्स्ट वी हैव एट्थ पॉइंट देख लें. 8th पॉइंट क्या कहता है कि
ये तो सिचुएशंस हैं ही सही अपने लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड व्हाट वीक फील्ड। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड इज ओनली कमिटेड फॉर ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर देखिएगा हमारा क्या कहना है कि जब भी D8 कन्फिगुरेशन आएगा, लेट्स से फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर आपके पास कभी आ जाए, D8 कन्फिगुरेशन हो मेटल का और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स देखते हैं NiNH3 6 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, अमोनिया नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है। तो निकिल की स्टेट क्या है कि यहाँ पे +2, निकिल होता क्या है 3D8 4s2 और 4s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो 0। नाउ वी हैव व्हाट 3D 4s, बोलो 4p 4d और 4f, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। दीज आर द ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये है वैलेंस शेल पूरा का पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से गया 4s से। नो हमें मालूम है 3D हम ऐसे दिखाएंगे, तो निकिल +2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s खाली हो गया 3D और ये आगे 4p, आगे की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अब हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, टेंड्स टू कॉजेस पेयरिंग, तो इसको पीछे पुश करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर पीछे इसने पुश कर दिया तो सिचुएशन ऐसे हो जाएगी और ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा 3D 4s व्हाट 4p, तो हाइब्रिडाइजेशन उस केस में क्या हो जाएगा, और ये आगे और खाली पड़ा है लेट्स से 4D, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। दैट इज DSP3D, जिसमें एक D तो 3D का, एक D 4D का है। सच टाइप ऑफ मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। हमें मालूम है हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइट एनर्जी डिफरेंस। यहां एनर्जी डिफरेंस स्लाइट नहीं रह गया है, इसलिए अब मजबूरी कि हम यहां पेयरिंग नहीं करेंगे। दिस इज फॉर D8। D9 हो गया तो कोई बात ही खत्म, और D10 में तो बात ही खत्म। D10 में तो पूरा का पूरा वैसे ही भर जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे ये सब हटाओ। व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2। इन्हीं के वैकेंट ऑर्बिटल में अमोनिया लिगेंड डोनेट करेगी। तो ये एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बात अपने को और ध्यान रखनी है, 9th पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो D7 कन्फिगुरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और D9 कन्फिगुरेशन हो। ये दोनों केस हैं व्हेन वी इन्वॉल्व एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर अचीविंग inner d orbital complex, and inner d orbital complexes are relatively more stable। यानी ये सब कुछ अगर होना है एक्साइटेशन तो किसकी कॉस्ट पे होना है, स्टेबिलिटी की कॉस्ट पे होना है। ये अगर सब होना है तो किसकी कॉस्ट में होना है, बोलो स्टेबिलिटी की कॉस्ट पे होना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वी हैव दिस D7 D9। तो देखिए इसमें मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, जैसे कॉम्प्लेक्स लिया CONO2 6
let's say 4 minus. Now NO2 has nitrogen donor, so it is strong field. तो देखिए इसमें कोबाल्ट हमें मालूम है 3d7 4s2 और कोबाल्ट 2 प्लस, यानी ये सिचुएशन जनरली कहाँ आकर करेगी, कोबाल्ट 2 प्लस में। 3d जनरली हो तो कहीं भी सकता है, हमें तो d7 चाहिए। तो ये देखिएगा d7 आ गया। d7 कैसे भरेंगे, दिस इज 3d7 1 2 3 4 5 6 7, आगे खाली पड़ा है 4s 4p और ये खाली है 4d। नो हमें मालूम है अमोनिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 में तो व्हाट इज टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुई तो d2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड हुई तो sp3d2। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टेंड्स टू फॉर्म इनर डी, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसी हिसाब से ऑर्बिटल आपको हाइब्रिडाइज करने हैं। 6 है तो फिर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे। तो देखो इसमें ध्यान से, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करे, इसको करेगा पीछे, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस सिचुएशन। ये है 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यानी एक d तो है खाली हमें, और dsp3d ऐसे कुछ होता नहीं है कि एक d से हो जाए। dsp3d में एक 3d एक 4d हो जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन थर्मोडायनेमिकली अलाउड नहीं है। तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए एनर्जी भी सिस्टम से आएगी, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां से खाली हो गया, और ये आपका 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल और ये 4d ऑर्बिटल, तो ये एक्साइट होके यहां खाली छूट गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए sp3 d2sp3, यहां से छूट गया और एक्साइट करते करते इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, 4d में। इलेक्ट्रॉन इज इन 4d। अब इससे क्या आ जाएगा अपने पास, इससे क्या आ जाएगा बोलो, 6 3 4 5 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, अमोनिया। तो ये एक्साइटेशन वाला ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्साइटेशन करने के बाद उसने जो है इनर डी ऑर्बिटल कन्फिगरेशन अचीव किया है। इसी तरह का नाटक होगा कॉपर कॉम्प्लेक्स लाइक CuNH3, सॉरी इट इज NO2, सॉरी नॉट अमोनिया, it is NO2 minus NO2 minus. Let's say we have a complex CuNH3 4 2 plus. तो now कॉपर का सिचुएशन +2 होगा। now कॉपर इज 3d10 4s2, कॉपर 2 प्लस इज 3d9। तो now यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जनरली अलाउड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए dsp2। तो वहां यहां पर भी यही सिचुएशन आएगी कि एक d ऑर्बिट, एक d पाने के लिए नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 3d9 4s 4p। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसी को एक्साइट करना है, कहां पे लाएंगे, 4d में, और जैसे ये खाली हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या अपना, dsp2। 4 dsp2 आएंगे और इन्हीं चारों dsp2 में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, अमोनिया। तो इस तरह से 2 केस ये एक्साइटेशन के आपको ध्यान रखने हैं। तो ये है अपना बेसिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कभी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो ये बात जरूर बता दीजिएगा कि VBT जो है, VBT इज बेस्ड ऑन
डेटा ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के डेटा पर ये बेस्ड है वीबीटी। यानी एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड कहां से है? फ्रॉम द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मूवमेंट। हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या किया लाइनस पॉलिंग ने, एक मैग्नेटिक बैलेंस बना लिया। यहाँ पे एक बैलेंस मतलब तराजू टाइप का, यहाँ पे एक ट्यूब रखी जिसमें केमिकल रख लिया और यहाँ इसको वे कर लिया और यहाँ एक पॉइंटर लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया? एक पॉइंटर। अब क्या किया इन्होंने? पॉइंटर लगाने के बाद देखें इसे, पॉइंटर लगाने के बाद क्या कर दिया? यहाँ पे ऐसे कर दिया, इधर आया तो पैरामैग्नेटिक, इधर गया तो डायमैग्नेटिक। और हमें मालूम है पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या करते हैं इसमें कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ तो इट इज अट्रैक्टेड, सो दिस विल मूव डाउन, और मूव डाउन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंटर ऐसे हो जाएगा। और इसको वापस ऊपर करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा वेट। इसलिए कभी कभी हम ऐसे बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शोज इंक्रीज इन वेट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक बैलेंस, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक बैलेंस। और डाईमैग्नेटिक हुआ तो, पैरामैग्नेटिक हुआ तो ये तो नीचे भागेगा, दिस इज। और डाईमैग्नेटिक अगर हुआ है तो ये ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा तो ये इधर हो जाएगा। नाउ इन दैट केस यू हैव टू रिमूव सम वेट फॉर मेंटेनिंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द रॉड। इसलिए बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज डिक्रीज इन वेट। नीचे भाग जाएगा तो आपको फिर उस ऊपर वाली रॉड को सीधा करने के लिए एक्स्ट्रा वेट पुट करना पड़ेगा। तो इसी से इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव कर ली। क्या इक्वेशन डिराइव कर ली? कि मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली, स्पिन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, इट इज Nn+2 बोर मैग्नेटॉन। म्यू स्पिन इज इक्वल टू N, वेयर N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां से ये सारी थ्योरी डिराइव्ड है, इसको बोलते हैं। यानी लाइनस पाउलिंग ने क्या किया था बेसिकली कि 1000-1500 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, सबको मैग्नेटिक बैलेंस में रखा, और मैग्नेटिक बैलेंस में रखने के बाद पहले निकाला कि नीचे गया कि ऊपर आया, मतलब पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बिकॉज पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद उनके दिमाग में आया कि चलो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो नापा ही नापा, उसके बाद ये एंगल नापे, कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा रहेगा, उतना अट्रैक्टेड होगा। जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे डायमैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होगा, और डायमैग्नेटिज्म ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी। तो उस केस में ये थीटा एंगल मेजर कर लिया और इसी थीटा एंगल को रिलेट कर दिया म्यू से, और म्यू का डायरेक्ट कनेक्शन है एन से। और यहां से एक सबसे बड़ी खास बात क्या इनको मिल गई कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितने अनपेयर्ड है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। दिस वी कॉल्ड एज मैग्नेटिक बैलेंस। इसी पर बेस्ड है अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी से जो डेटा आया है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें इसे, नेक्स्ट लिखें फेल्योर ऑफ वीबीटी। तो फेल्योर ऑफ वीबीटी में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? वीबीटी fails to explain the color of the complex compound। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो गई। VBT fails to explain the color of the complex compound। पहली फेलियर। सेकंड फेलियर इसका जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही VBT। नो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड।
स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक इंट्यूटिव डेफिनेशन है कि कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हेलोजन डोनर वीक फील्ड है, कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वाई मेटल कार्बोनिल्स आर थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि FeCO5 में आखिर ऐसा क्या है कि मेटल भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड पे भी चार्ज जीरो, बट ये इतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये उन कॉम्प्लेक्स से भी ज़्यादा स्टेबल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव, लिगेंड पे नेगेटिव। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि आखिर इनकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा क्या हो गया। यानी इस थ्योरी को, बेसिक बात क्या हुई, इसका मतलब क्या निकला कि इस थ्योरी को बैक डोनेशन का आइडिया नहीं है कि बैक डोनेशन या साइनर्जिक बॉन्डिंग भी कोई चीज है। सो स्टेबिलिटी ऑफ फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल एज इट हैज नो आइडिया ऑफ बैक बॉन्डिंग और साइनर्जिक बॉन्डिंग। नो आइडिया ऑफ बैक बॉन्डिंग और साइनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये थ्योरी फेल हो गई। यानी VBT फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली FeCO5। इट कैन ओनली एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्री, बट हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है, बट उसकी और सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन लाइक कलर एंड स्टेबिलिटी। तो दिस इज फेलियर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जानना बहुत जरूरी है। तो एक्सेप्शन में एक बात तो ध्यान रखिएगा कि जैसे 2 कॉम्प्लेक्स अपन लिखेंगे MnNH3 2+ एंड FeNH3 2+। ये फर्स्ट अपना है A। तो ये कॉम्प्लेक्स हमें मालूम है कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इन दीज केसेस D2sp3 इज एक्सपेक्टेड, बट इट इज sp3d2 एक्सपेरिमेंटल है। तो आप कभी भी आएगा तो ये एक्सपेरिमेंटल ध्यान रखिएगा। पहली बात फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड बात, अपने लिए EDTA4-, इसमें नाइट्रोजन डोनर भी है और ऑक्सीजन डोनर भी है, लेकिन 2 नाइट्रोजन डोनर है और 4 ऑक्सीजन डोनर है। ओवरऑल इट इज वीक फील्ड लिगेंड। ओवरऑल इट इज वीक फील्ड। तो EDTA4- आयन वीक फील्ड है, बट देखिएगा FeEDTA2-, यानी आयरन की स्टेट यहां क्या हो गई +2। तो इस केस क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, वीक फील्ड है तो sp3d2, बट इसी का दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन की स्टेट +3 कर दें। तो Fe3+ EDTA, now charge is -1, this is D2sp3 because metal strongly attracts this weak field ligand. So be careful with this hybridization. तीसरा एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, NiF6 4- निकल की स्टेट +2, it is a weak field ligand. So what is hybridization? sp3d2 for coordination number 6, but NiAF6 2-, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर निकल का +4 हो रहा है। तो इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। तो ये B और C ऐसे केसेस हैं जहां मेटल अट्रैक्ट कर ले रहा है लिगेंड को और इनर D के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये थर्ड हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये एक्सेप्शन केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मिक्स फील्ड ऑफ लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो अगर सब वीक हैं तो वीक वीक वीक, सब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग वीक का मिक्सचर अगर आ गई, अगर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का मिक्सचर अपने को मिल जाता है तो उस केस में फिर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा कौन सी है। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 किसी भी कॉम्प्लेक्स में है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है,
और वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो लेस देन इक्वल टू 2 अगर हैं, 2 या 2 से कम होंगी, तो ऐसे केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा है, सो इट इज़ G2sp3। और इसी का रिवर्स भी कर लेंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड 4 या 4 से ज़्यादा है तो फिर वो ओवरऑल क्या रहेगा, वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम उस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स ले लें लाइक FeCN4H2O2 2-, तो CN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड H2O2, तो ऐसे कि दोनों मिक्स फील्ड है, तो मिक्स फील्ड में हम अब यहाँ पे क्योंकि 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 या 4 से ज़्यादा हुई, वीक फील्ड 2 या 2 से कम हुई, तो ऐसे केस पे हम डिसाइड कर लेंगे इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। तो ये एक्सेप्शंस आप ध्यान रखिएगा, इनमें कभी कभी पूछ लेते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए हमेशा जो है फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसमें एक्सेप्शन कहने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, लाइक NiCl4 2- and PdCl4 2-, PtCl4 2-, तो हमें क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं, वीक फील्ड सो sp3, बट इन दिस केस व्हाट वी हैव dsp2। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे इसको एक्सेप्शन समझ के कर लीजिएगा, चाहे ऐसे ही मान लीजिएगा, पॉइंट्स हमने लिखा दिया है, या ऐसे समझ लीजिए FeH2O6 2+, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बट अगर बोलें RuH2O6 2+, देन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, और अभी हम बोले ऑस्मियम H2O6 2+, देन अगेन D2sp3। इसी तरह कभी बोल दें AuCl4-, अगेन हमें मालूम है गोल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इट इज DsP2। नो, फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, और D10 कन्फिगुरेशन हो जाए तो फिर तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये है रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये फेलियर्स ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप किसी भी क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। वीक फील्ड है तो कुछ नहीं करना है, एस से स्टार्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कोशिश करेंगे डी यूज़ करें, वहाँ कोई खाली हो तो कोई बात नहीं, और इलेक्ट्रॉन हो तो पुश करें, ठीक है। एक बात और ध्यान रख लेना, जैसे कि हमने बोला था, एक बार आपको बोल देते हैं, चलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड का एक नाम क्या है अपने लिए, लो स्पिन लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड का क्या नाम है, हाई स्पिन लिगेंड। जैसे एग्जांपल जो देते हैं आपको, FeCN6 4-, FeCl6 सब कुछ सेम है, स्टेट भी सेम है ना। आयरन +2 अगर देखें तो व्हाट इज दिस 3d6, तो खाली क्या पड़ा 4s 4p 4d। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको, देखिएगा एक साथ दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3d, ये 4s, और ये आगे क्या खाली पड़ा है 4d। नो, हमें मालूम है कि Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करेगी, ये इधर आ जाएगा, फिर इसको भी पीछे पुश करेगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये दोनों डी खाली हो गए। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे 6 बोलो क्या बनेंगे, D2sp3 आ जाएंगे, और उनमें इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, Cn। नो, सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इससे पहले क्या आएगा, आर्गन, आर्गन तो वैसे ही पेयर्ड है, सब 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया, डाई मैग्नेटिक। और आपने देखा कि म्यू स्पिन की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई डायमेट्रिक सब्सटेंस। और एक बात और नोटिस करो, इसमें समेशन स्पिन कितना आया, ये भी 0 आया। सब पेयर्ड है, +½ -½ +½ -½ लेकिन अगर यही बात अगर हम दूसरे के लिए करें, Cl वाले में करें, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 3d, देन 4s 4p, देन 4d। तो अब हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, दिस इज आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएंगे, 6sp3d2, तो Cl -Cl-। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए,
तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ऐसे आ जाएंगे। नाउ अगेन देखेंगे म्यू स्पिन तो अपन निकाल लेंगे अंडर रूट n plus 2. So mu spin comes out to be how many unpaired electron now it has? 4. 1, 2, 3 and 4 unpaired electrons. So mu is equal 4 into 6 Bohr magneton, that is under root 24 Bohr magneton. Mu spin, but summation spin देखिए, summation spin क्या आएगा? हाफ हाफ हाफ, बाकी सब तो पेयर्ड है. 4 into half that is 2. तो समेशन स्पिन कहाँ ज्यादा आया? सेकंड प्लेस है. इसीलिए Cl को हम लोग बोलते हैं क्या? वीक फील्ड हाई स्पिन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि समेशन स्पिन लो है तो इसलिए बोलते हैं लो स्पिन ले, बिकॉज इट टेंड्स टू कॉज पेयरिंग, टेंड्स टू फॉर्म इनर डी और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आउटर डी है, इसलिए समेशन स्पिन ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्पिन सिचुएशन कोई डिस्टर्ब नहीं करती. दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नेक्स्ट देखें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. पॉइंट देखें, ए पॉइंट. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का देखें, ए पॉइंट अपना क्या कहता है कि bond between metal and ligand is ionic or electrovalent and involves use of Coulomb's law. Coulomb's law for calculating attraction means metal and ligand behaves like point charges. ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या कह रहा है कि मेटल पॉजिटिव होता है, यानी दो ही केसेस में थ्योरी एप्लीकेबल है. मेटल पॉजिटिव, इट इज लाइक पॉइंट चार्ज, और लीगेंड नेगेटिव होनी चाहिए ताकि कूलम्स लॉ हम इसमें अप्लाई कर सकें. और बीच में कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है. मेटल पॉजिटिव है, लीगेंड नेगेटिव चार्ज. इस केस के लिए एप्लीकेबल है. दूसरा केस एप्लीकेबल है, मेटल पॉजिटिव है और लीगेंड न्यूट्रल है. बट हमें मालूम है न्यूट्रल लीगेंड इज लाइक, दिस इज न्यूट्रल लीगेंड इज लाइक डाइपोल. और डाइपोल में भी हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस. इन्हीं दो केसेस के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल है, और यही इसकी लिमिटेशन. मेटल पॉजिटिव लीगेंड नेगेटिव, मेटल पॉजिटिव लीगेंड न्यूट्रल. इन्हीं दोनों केसेस में मेटल लीगेंड का जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कूलम्स लॉ. यानी इसी केस में इनके बीच में कूलम्स लॉ लगेगा, और कूलम्स लॉ लगेगा तभी ये थ्योरी आगे बढ़ेगी. इस थ्योरी की सारी कैलकुलेशन
कूलम्स लॉ पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ही इस पे लगेगा तभी ये बात आगे बनेगी। तो यही इंपॉर्टेंट, इसीलिए थ्योरी हम वहां नहीं अप्लाई कर सकते। सो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन लाइक FeCO5 इस कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं हुई 0,0। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन लाइक NiC। तो ये सारे मॉलिक्यूल फाइनली एक्सप्लेन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही। ये लिमिटेशन है इनकी। यानी और जो भी है कि मान लो आपका मेटल निगेटिव हो जाए, लीगेंड पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मेटल न्यूट्रल लीगेंड निगेटिव, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। और जो भी सारे केसेस आप सोचें, यही 2 केसेस हैं वेयर दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। इसीलिए MOT की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे सब कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो कभी आ जाए कि एग्जाम में इस कॉम्प्लेक्स ये VBT पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसका क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, इसका कलर और स्टेबिलिटी। और ये CFT से भी एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि 0,0 चार्ज है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए फुली व्हाट वी रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं। तो ये हो गया केस। दूसरा क्या केस कहता है, जो इसका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसका देखिएगा, बी पॉइंट या सेकंड पॉइंट जो भी समझ लें। सेकंड पॉइंट इसका देखें, ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि लॉस इन डीजेनरेसी ऑफ इनर d orbital, loss in degeneracy of inner d orbital in complex formation process। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर डी ऑर्बिटल है उसकी डिजेनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, लॉस इन डिजेनरेसी ऑफ इनर डी ऑर्बिटल ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स बोलो फॉर्मेशन, और जो है इसी में ही डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट splitted d orbital is called as crystal field, is called as crystal field splitting energy, CFSE, या we write it as crystal field स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको दिखाएंगे से डेल्टा से। डेल्टा इज नोटेशन यूज फॉर दिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को एक्सप्लेन किए देते हैं। देखिएगा कि मान लो ये है n-1d, ये NS, ये NP, ये ND। ये एनर्जी मान लो E। ये मेटल और लीगेंड का डिस्टेंस, लेट्स से R इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लीगेंड एंड द डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। मीन्स मेटल लीगेंड के बीच डिस्टेंस क्या इनफाइनाइट है, ये इनकी एनर्जीज हैं। तो जैसे जैसे लीगेंड मेटल को अप्रोच करती हैं, जैसे जैसे फील्ड श्रिंक हो रहा है, यानी पहले दूर दूर थी अब पास पास आते आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी ज्योमेट्री श्रिंक हो रही है। तो जैसे जैसे श्रिंक होता है, जैसे जैसे मेटल और लीगेंड क्लोज आना स्टार्ट होते हैं, तो इस n-1d की एनर्जी क्या होती है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। तो देखिएगा, हम आपको दोबारा दिखाते हैं। तो ये एनर्जी थोड़ी सी देखो इंक्रीज कर गई, n-1d। अब ये किसके क्लोज आ गया, NS।
NP और ये ND, ये है सिचुएशन। तो आपको ये दिख रहा होगा देयर इज अ शिफ्ट इन द एनर्जी, ऊपर इंक्रीज कर गई, ठीक है। ये कब अगर करेगा, व्हेन R इज लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन R0। R0 इज एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यानी अभी एग्जैक्टली डिस्टेंस पे आई नहीं है। नाउ जैसे ही R बिकम्स व्हाट, R0, तब ये जो D है n-1D, ये एनर्जी, ये जो D है 1 2 3 4 5 वाला, और ये है NS, ये है NP और ये ND, ये स्प्लिट कर जाता है, ये टूट जाता है। कुछ ऑर्बिटल नीचे चले गए, कुछ ऑर्बिटल ऊपर आ गए, कुछ बीच में रह गए। तो ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डिपेंडिंग 5 है तो 5 तो आएंगे ही आएंगे। ये कब सिचुएशन आएगी, व्हेन R इज इक्वल टू R0। तो आप कंटिन्यूसली नोटिस करें, यहां आई एनर्जी और इंक्रीज की, यानी अगर यहां से रेफरेंस लेके चलें, यहां से अगर आप रेफरेंस लेके चलें तो देखिएगा एनर्जी लाइक इंक्रीज कर रही है और फाइनली स्प्लिट हो गई। तो यही है लॉस इन degeneracy of inner d orbital in complex formation, यानी when complex transition metal ion is approached by ligand in a shrinking field mechanism। shrinking field का क्या मतलब है कि बड़ी ज्योमेट्री क्या कर रही है, इन्फिनिटी पे लिगेंड्स थी, मान लो ऑक्टाहेड्रल है, तो पहले लिगेंड 4 इधर, एक ऊपर, एक नीचे, दूर दूर थी, अब ये ऑक्टाहेड्रल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो दिस इज मीनिंग ऑफ श्रिंकिंग फील्ड। तो जैसे पहले R इज इंफिनिटी था, फिर R लेस देन इंफिनिटी, ग्रेटर देन R0, एंड फाइनली R इज इक्वल टू R0 आ गया। तो R इज इक्वल टू R0 आ गया, तो ये सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब अलग अलग ज्योमेट्री होगी तो अलग अलग स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये इसका अगला पॉइंट है, वो हम आपको एक्सप्लेन किए देते हैं। अलग अलग ज्योमेट्री पे अलग अलग स्प्लिटिंग होगी। तो देखें इसे, जैसा हमने अभी आपको बना के दिया था, तो देखें n-1D, NS, NP, ND एनर्जी। सो R इज इक्वल टू R0, और ये हो गई स्प्लिटिंग। थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। तो ये स्प्लिटिंग होती है, 3 ऊपर नीचे गए और 2 इधर आ गए, और इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं यहाँ के रिस्पेक्ट में, वी कॉल्ड एज बारी सेंटर लाइन बोल देते हैं। तो ये स्प्लिटिंग को हम लोग, ये जो आया है, इसको बोल देते हैं डेल्टा O। O मतलब ऑक्टाहेड्रल। दिस इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड। तो इन ऑर्बिटल को दे आर dxy, dyz, dzx, ये dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस, यानी इनका रिपल्शन से एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी घट गई, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा O। इसलिए कभी कभी इनको हम लोग बोल देते हैं T2G ऑर्बिटल, और इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। ये कन्वेंशनल नेम है। T2G स्टैंड फॉर ट्रिपली डिजेनरेट, G स्टैंड फॉर जिरेट, इनाइनली जिरेट। तो ये ग्रुप थ्योरी के वर्ड्स हैं, अभी आप लोग को मतलब नहीं है, बट आप ध्यान रखना, इस सेट को बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG, ठीक है। या कभी कभी इनको एक और वर्ड बोल देते हैं डी एप्सिलॉन डी गामा। खैर छोड़ो से। तो देखें इसे ध्यान से, फिर आगे इस लाइन को बढ़ाएं तो ये स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से जाएगी। ये थोड़ा सा गैप कम हो जाता है, 2 नीचे आ गए, 3 ऊपर चले गए। दिस इज डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। दिस इज डेल्टा टी।
अब इसको सिर्फ बोलेंगे क्या, ई ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे T2। अब जी वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब जी वर्ड यहां नहीं यूज करना। दिस इज स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड, ठीक है। इसी तरह ये स्प्लिटिंग हो जाती dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर dxy dz स्क्वायर dyz dzx, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड ऑफ लिगेंड। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। और एक बात हमें इससे में और ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और फिर डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये स्प्लिटिंग का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर में होती है। किसी को कोई इसमें दिक्कत आए तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि यही क्यों है, यही क्यों है। बट फिर भी ये ध्यान आपको रखना है। तो ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लॉस इन डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें, एनालिसिस ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड। एनालिसिस ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड में स्प्लिटिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है, बोलो n-1d, ns, np और nd। इसमें किसकी स्प्लिटिंग होनी है, n-1d। n-1d स्प्लिट कर जाएगा। किस तरीके से स्प्लिट करेगा, लाइक दो ऊपर चले जाते हैं और 3 नीचे, बाकी ये ns, np और ये nd, ये T2g, ये Eg, ये आ गया डेल्टा O, और ये है अपनी बारी सेंटर लाइन। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। लेट्स आई एम शोइंग लाइक दिस। Eg T2g, और ये है बारी सेंटर लाइन। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। T2gn Eg ऑर्बिटल। तो देखें इसे, इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। इन सबकी एनर्जी 0 मान लेते हैं। तो ये बढ़ गई और ये घट गई। मान लीजिए ये x से बढ़ गई और ये y से घट गई। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें, y नेगेटिव x पॉजिटिव, व्हाट वी कैन राइट, x माइनस वाई इज इक्वल टू डेल्टा ओ, डिफरेंस आ गया क्योंकि मालूम y इज नेगेटिव। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल बिफोर स्प्लिटिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग। सबका सम क्या होगा, 0 0 4 3 4 5 बार 0। ये सम हो गया बिफोर स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y कम्स आउट टू बी
-2/5 डेल्टा ओ, दैट इज -0.4 डेल्टा ओ, और x आ जाएगा +3/5 डेल्टा ओ, दैट इज +0.6 डेल्टा। ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसी को आगे हम यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, T2GG, और ये रेफरेंस लाइन है। इसी गैप को डेल्टा ओ को हम लोग मान लेते हैं 10 DQ। DQ स्टैंड फॉर डेका क्वांटम, डेका स्टैंड फॉर 10। तो उस केस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये क्या आ जाएगा 6 DQ का डिफरेंस, और ये हो जाएगा -4 DQ। ये +6 DQ और -4 DQ। तो ये ध्यान रखना है। और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगी क्या होता है, डेल्टा ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज मोर देन डेल्टा ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। स्प्लिटिंग इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज मोर देन स्प्लिटिंग इन वीक फील्ड लिगेंड। फिर एक वर्ड डिफाइन कर देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बी केयरफुल हियर, एस स्टैंड फॉर स्टेबलाइजिंग एनर्जी, विच इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ NT2G. NT2G is number of electrons in T2G, plus 0.6 delta O NEG. NEG is number of electron in EG orbital. तो ये एक टर्म डिफाइन कर देंगे। कभी कैलकुलेट करने को बोले तो इलेक्ट्रॉन भर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर ध्यान रखिए, वर्ड डिफाइन करेंगे, एक टर्म और डिफाइन करेंगे, NSE, नेट स्टेबलाइजिंग एनर्जी, विच इज इक्वल टू CFSE प्लस M टाइम्स P, वेयर P इज कॉल्ड एज मीन पेयरिंग एनर्जी। P is equal to mean pairing energy. M is number of paired electron, number of paired electrons. तो ये सिचुएशन ध्यान रखना है। फिर इस थ्योरी में एक खास बात और देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो ये थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखती है। देखिए मान दे ये है n-1d ऑर्बिटल, ये स्प्लिट हो गया बाय द वे, 3 या 2, लेट से डेल्टा जो भी है, हम जनरली ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं बट हो कोई भी सकता है। ये दूसरी स्प्लिटिंग है, 3 और ये 2। दिस इज स्प्लिटिंग इन वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्योंकि मालूम है मेटल लिगेंड तो अट्रैक्ट कर रहे हैं बट उनके इलेक्ट्रॉन आपस में तो रिपेल ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये है कम डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ कोई बात नहीं, लेट से डेल्टा डैश कर देते हैं, एक जगह कम एक जगह ज्यादा है, जहां ज्यादा होगा वहां। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ hc/λ or hc into wave number, so that energy is proportional to wave number. We can express energy in terms of wave number. तो हमारी कन्वेंशन है कि हालांकि हम कोई फोटोन वोटोन नहीं आ रहा लेकिन फिर भी एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो यानी डेल्टा वेल्टा को वेव नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं। हाँ, जूल में चाहिए तो आप h और c से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, एक कम ज़्यादा की ये तो ठीक है, लेकिन किससे कम किससे ज़्यादा, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया टर्म निकाला, दैट इज कॉल्ड एज P. P is called as mean pairing energy. ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो देखिएगा ध्यान से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज
मोर देन मीन पेयरिंग एनर्जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यहाँ क्या बोलेंगे वीक फील्ड में, डेल्टा इज लेस देन मीन पेयरिंग एनर्जी, यानी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे बोलेंगे, गिवन दैट डेल्टा इज 1032 सेंटीमीटर इनवर्स, P इज इक्वल टू 917 सेंटीमीटर इनवर्स, तो किस फील्ड का डेटा हो गया? और अगर जूल में चाहिए तो H और C से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये डेटा किस फील्ड का हो गया? दिस इज डेटा फॉर व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिकॉज डेल्टा इज मोर देन। यानी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई है, ये नहीं कि बाई इंट्यूशन जो है जैसा गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था। अब देखिएगा ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं इन दोनों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भरा, फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन यहां भी ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां हमने ऐसे भरा, दूसरा भी यहां, दोनों में सेम। तीसरा हमने ऐसे भरा, तीसरा यहां भी, दोनों सेम सिचुएशन है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। और दोनों ऊपर के डी खाली हैं, इसलिए D0 से D3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके ऊपर कौन से ऑर्बिटल है अपने पास? ये तो n-1d है, दिख रहा है? ये कौन सा है? NS, NP, और ये क्या है? ND, यानी इसकी एनर्जी क्लोज हो रही इसके। सो व्हाट इज टेंडेंसी इन दिस केस? टेंडेंसी इज व्हाट? D2sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। यहां टेंडेंसी देखो, ये ऊपर है NS और ये काफी नीचे NS, NP और ये ND, इसलिए यहां पे टेंडेंसी क्या रहेगी? इनको नहीं यूज कर पाएगा। सो हेयर टेंडेंसी इज sp3d2। और देखो जरा, 3 तक तो कोई अंतर नहीं। और चौथा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चौथे को ऊपर में ज्यादा एनर्जी, पेयर करने में कम, इसलिए चौथा यहां आएगा और चौथा यहां आएगा, दोनों में डिफरेंस आ गया। यहां T2g4 Eg0, यहां T2g3 Eg1। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां, पांचवा यहां, अभी भी डिफरेंस। छठा यहां पे आ जाएगा, अभी भी डिफरेंस। सातवां यहां भरोगे तो सातवां यहां भरोगे, अभी भी डिफरेंस। आठवां यहां भरोगे, आठवां यहां भरोगे, अब दोनों सेम। देखो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। नवां यहां भरोगे तो भी सेम आएगा, यहां भी सेम। 10वां यहां भरोगे तो सेम आएगा। ऐसे दिखा सकते हैं, या अगर कभी दिक्कत हो समझने में तो आप ऐसे भर के भी देख सकते हैं। ये ज्यादा स्प्लिटिंग वाला, कैसे समझेंगे इसको? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। और यहां कैसे भरोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां। तो डिफरेंस अपने को कहां से कहां मिल रहा है? D4 to D7 ही मिल रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम D4 to D7 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इस तरह से यहां हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया जाता है स्प्लिटिंग करने के बाद। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट देखें इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर कौन सा आएगा जो इसको अफेक्ट करेगा? दैट इज वी कॉल एज ज्योमेट्री फैक्टर। व्हाट इज ज्योमेट्री फैक्टर? क्या कहेगा? डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज मोर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक है? सेकेंड फैक्टर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा, नेचर ऑफ लिगेंड। ये 3 फैक्टर हैं जो डेल्टा को बेसिकली अफेक्ट करें। नेचर ऑफ लिगेंड मतलब डेल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज मोर देन डेल्टा वीक फील्ड लिगेंड। और इसी में एक हम लोग बना देते हैं क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
So spectrochemical series is the arrangement of ligand in the increasing order of delta. तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा सबसे कम होता है हेलोजन्स, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन डोनेटिंग, फिर कार्बन. ये है डेल्टा का ऑर्डर. इसीलिए जो है हम लोग इन दोनों को क्या मानते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, और इन दोनों को मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. या कभी कभी इस तरह से सीरीज लिख देते हैं, लाइक I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस ऑक्सलेट आयन NCS माइनस OH माइनस H2O अमोनिया पिराडीन NO2 माइनस Cn माइनस CO. तो ये वही सीरीज आ गई जो इसके अकॉर्डिंग, हालांकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट और ये बात ध्यान रखिएगा, NCS में ये दिस इज ए वीक फील्ड लिगेंड. ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना. इसी को बोल देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल्स. आप तो ये अपना ऑर्डर डेल्टा एक्स, डेल्टा ओ, और बहुत सारी लिगेंड जो इसमें है भी नहीं, कितनी लिखेंगे अपन लोग. ठीक है, तो यही बात समझ में. नेक्स्ट देखें, इसी में एक बात और ध्यान रखना है कि डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, एक फील्ड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और दूसरे फील्ड क्रिस्टल एनर्जी का जो फ्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू लीगेंड फैक्टर इनटू ज्योमेट्री फैक्टर. लीगेंड फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ज्योमेट्री फैक्टर ज्योमेट्री से डिराइव्ड होता है, जनरली एरिया और वॉल्यूम की कैलकुलेशन से डिराइव होता है. तो ये पाया गया है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल अपॉन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टेट्राहेड्रल इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑक्टाहेड्रल इज 6, सो इट इज 2/3 इंटू डेल्टा ज्योमेट्री फैक्टर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डेल्टा ज्योमेट्री फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो भी लगभग 2/3 की है. So this is approximately equal to 4/9. So delta T is approximately 4/9 times. ये भी एक important result, ये भी आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ इस थ्योरी का सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सप्लेन करता है. इस थ्योरी का सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो ये क्या कहता है कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन. अब डी ट्रांजिशन क्या है वो आपको बता देते हैं. इन जनरल देखिएगा, मान लो कोई कंपाउंड है और इसके अंदर दो एनर्जी लेवल हैं, लेट्स से E1 एंड E2, कोई दो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और इस कंपाउंड के ऊपर जो है वाइट लाइट या सनलाइट गिरती है, रेंजिंग फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं विजिबल रीजन. और इससे क्या होता है कि देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन अकर्स बाई एब्जॉर्ब्ड फोटोन. एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, दिस इज एक्साइटेशन. फिर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा, दैट इज डी एक्साइटेशन, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर रह नहीं सकता. तो यहां से आपको दो तरह के आएंगे फोटोन. दिस इज एमिटेड फोटोन ड्यू टू डी एक्साइटेशन, और ये अनएब्जॉर्ब्ड
फोटोन ये रिलीज जो करेगा। अब इन दोनों से जो नेट रिजल्टेंट कलर जनरेट होगा वो ये ऑब्जर्वर है। मान लो ये कोई इंसान है, ये जो कलर परसीव करेगा, दिस इज एन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर जो कलर परसीव करेगा वो एमिटेड फोटोन प्लस अनएब्जॉर्ब फोटोन करेगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो एब्जॉर्ब और तो जब भी कोई विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होगा तभी वो कंपाउंड कलर दिखेगा, वो कोई भी हो। और ये एक रिलेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुंशेल व्हील कलर व्हील या कभी कभी न्यूटन रिंग। तो देखो इसमें VIBGYOR। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट कलर हैं, ये रिलेशन है कि कलर कौन सा एब्जॉर्ब होगा और कौन सा परसीव होगा। परसीव कलर क्या होगा? जो ऑब्जर्वर परसीव करेगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वायलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा। तो येलो का मतलब नहीं कि येलो फोटोन निकला, येलो इज द रिजल्टेंट कलर ऑफ एमिटेड फोटोन एंड अनएब्जॉर्ब। और येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखेगा। तो ये आ गया, दिस इज द बेसिक रीजन फॉर अ कंपाउंड टू बी कलर। बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। और कॉम्प्लेक्स वाले केस में जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये दो एनर्जी लेवल यहीं से आते हैं, ये splitting of n-1d orbital, and this difference is delta या simply delta। तो ये कॉम्प्लेक्स में जो दो एनर्जी लेवल हैं, इलेक्ट्रॉन देखो पहले भी डी में है और एक्साइट होके भी डी में गया, इसलिए इसको बोल देते हैं डी ट्रांजिशन। इसे अगर एफ ब्लॉक का हुआ तो एफ ट्रांजिशन बोल देते हैं। एफ ब्लॉक का हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? एफ ट्रांजिशन। तो आ गई बात समझ में? तो यहां पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इनर डी में हो रहा है, स्प्लिटेड इनर डी, स्प्लिटेड इनर डी। इसलिए हम एक बात और बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, क्या कि जैसे यहां पे अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब से रिलेशन है, परसीव से नहीं। इस तरह इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस डेल्टा E इज इक्वल टू, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स is equal to delta, that is crystal field splitting energy, and it is equal to HC by lambda absorbed। दिखने वाले कलर से मतलब नहीं है, बल्कि एब्जॉर्ब होने वाले कलर से, वेव नंबर एब्जॉर्ब। ऐसे ध्यान रखिएगा, यानी डेल्टा का सीधे रिलेशन है किससे? एब्जॉर्ब से। अगर हम आपको बोलें कि एक कॉम्प्लेक्स है येलो कलर का और एक कॉम्प्लेक्स है रेड कलर का, उनके डेल्टा कंपेयर करो, तो येलो रेड से मतलब नहीं है। हमें मालूम है जो कॉम्प्लेक्स येलो है, हमें मालूम है डेल्टा इज लेट्स नो HC बाय लैम्डा एब्जॉर्ब। तो जो डेल्टा ऑफ येलो कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा वायलेट, एंड डेल्टा ऑफ रेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा ग्रीन। और हमें मालूम है वायलेट लैम्डा वायलेट इज लेस देन लैम्डा ग्रीन, इसलिए वी हैव दिस डेल्टा ऑफ येलो कॉम्प्लेक्स इज मोर देन डेल्टा ऑफ। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो लीगेंड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और ये रिलेटिवली वीक फील्ड लीगेंड है। तो स्प्लिटिंग ज्यादा कौन देता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। यानी लीगेंड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं कलर देख के, लेकिन जो दिख रहा है उससे कोई फायदा नहीं। हमें तो क्या चाहिए? मुंशेल व्हील से जो दिखा है और जो एब्जॉर्ब करेगा वो रिलेशन दे देगा। तो ये एक्सप्लेन कर लेंगे। और आखिरी बात क्या बोलेंगे कि D0 और D10 सिस्टम क्या होंगे? कलरलेस, क्योंकि D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और D10 में तो एक्साइटेशन की जगह ही नहीं बचेगी। D0 हैज नो इलेक्ट्रॉन फॉर एक्साइटेशन एंड D10 हैज नो स्पेस फॉर एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। सो दिस सिस्टम्स आर कलरलेस। बाकी सिस्टम्स क्या होंगे? कलर्ड हो जाएंगे। तो कभी कलरलेस कलर्ड बोले तो ये आ जाए। आगे बात समझो, दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका फेलियर क्या है कि दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन कंपाउंड लाइक NiCO4। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों? बिकॉज 0 0 दिस, या ये भी है,
this theory fails to explain completely the bonding in metal carbonyls. इसलिए इन कंपाउंड को बेस्ट एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही होगी, क्योंकि ये थ्योरी ही बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड पर बेस्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी एंड सीएफटी। ठीक है बच्चों, और एक्सेप्शंस हमने आपको बता ही दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट कंप्लीट। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।